सो गुड इवनिंग टू गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में लास्ट वीडियो आप सभी ने देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। जैसा कि इकोसिस्टम क्या होता है हम लोग ने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए देखते हुए चलते हैं अब इसमें कि इकोसिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसी को हिंदी में बोलते हैं स्थलीय परितंत्र। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसी को हिंदी में बोलते हैं जलीय परितंत्र। ठीक है, और थर्ड होता है थर्ड वन इज स्काइरल इकोसिस्टम। हिंदी में बोलते हैं आकाशीय परितंत्र। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हुए चलते हैं अपना। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग डालते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस परितंत्र के अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले हमारे इकोसिस्टम आते हैं। जैसे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थ सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे पाए जाने वाले हमारे इकोसिस्टम को ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझें हम कि जैसा हमारे डेजर्ट ना, रेगिस्तान, और आपके होते हैं घास का मैदान। ठीक है ना, ग्रास सरफेस। ठीक है, और कौन सा होते हैं आपके जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा स्टेट। ये सब आपके किस में आते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। अच्छा, अब इसको भी हम लोग ने 3 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। ठीक है ना, इसको भी हम लोग ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को 3 पार्ट में विभाजित किया हुआ है। जिसमें पहला होता है आपका फर्स्ट हेडिंग है इसमें एयर। ठीक है, वायु। हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे अर्थ सरफेस पर रहने वाले जीव हैं, इनके लिए ऑक्सीजन और CO2 ही क्या है? इनके जीने का स्रोत है। ठीक है ना, तो अब क्या करता है? ऑक्सीजन को जीव और CO2 को पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक है ना, और CO2 जीव छोड़ता है और ऑक्सीजन पेड़ पौधे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि अर्थ सरफेस पर जीवों के लिए O2 ऑक्सीजन व CO2 का सोर्स एयर है। ठीक है ना, जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन को, O2 को जीव तथा CO2 को कौन ले रहा है? CO2 को पेड़ पौधे। पेड़ पौधे
ग्रहण करते हैं। ठीक है। और CO2 को, CO2 जीव व ऑक्सीजन पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एयर। ठीक, चलिए इसमें सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा क्लाइमेट। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है क्लाइमेट। इसको हिंदी में कहते हैं जलवायु। जलवायु, ठीक है। अब जलवायु में क्या है कि जलवायु को भी हम लोग ने 3 भाग में विभाजित किया हुआ है, जिसमें पहला होता है हमारा टेम्परेचर। चलिए ऐसे लिखते हैं, पहला है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं तापमान। सेकंड हमारा आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या बोलते हैं हिंदी में? नमी। एंड थर्ड वन है हमारा लाइट। थर्ड वन है लाइट, प्रकाश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है कि पृथ्वी के जो सरफेस है, पृथ्वी के सरफेस पे और वायु की विभिन्न जगहों पे, वायु की जो आपकी विशेष ऊष्मा होती है उसके कारण विभिन्न विभिन्न जगहों पे विभिन्न विभिन्न वेरियस टाइप की ऊष्मा होती है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, मॉइस्चर में क्या होता है कि हम जानते हैं कि मॉइस्चर क्या अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मॉइस्चर होती है। ठीक है ना, इनकी जो वैल्यू होती है मॉइस्चर की वो वेरियस प्लेस पे वेरियस होती है, वेरियस प्लेस पे वेरियस वैल्यू होती है। ठीक है, और लाइट का क्या है, हम जानते हैं कि लाइट हमें मिलती कहाँ से? लाइट हमें सन से मिलती है। ठीक है ना, सन क्या है? सन ही इसका लाइट का सोर्स है। अब सन से जो हमें प्रकाश आ रही है उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी रेस की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं पे जो सन की लाइट है वो ज़्यादा होती है तो कहीं पे सन की लाइट कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। और थर्ड वन है हमारा एयर हो गई आपकी, क्लाइमेट हो गया, और नेक्स्ट है सॉइल। ठीक है, इसी को बोलते हैं मृदा। तो अब चलिए देखते हैं मृदा है क्या। हम जैसा कि जानते हैं जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके जो ऊपरी सरफेस पे जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अबव द अर्थ सरफेस, earth surface we found the organic matter and minerals। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी? एक्वेटिक इकोसिस्टम। चलिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड टाइप के इकोसिस्टम पे। ये था हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जलीय परितंत्र ना। अच्छा, अब ये होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसको भी हम लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा कि पहला इसका पार्ट है, हम यहाँ से लिखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल परितंत्र। ठीक है, एंड सेकंड होता है हमारा मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री परितंत्र।
ठीक है। तो ये हमारे ये 2 टाइप के एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अपनी हेडिंग डालते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इको सिस्टम, ठीक है। अब इसमें होता है क्या, जैसा कि हम जानते हैं फ्रेश वाटर से मतलब हो रहा है, फ्रेश वाटर हमको कहाँ से मिलेगा, हमें पॉन्ड से मिलता है, लेक से मिलता है ना, वाटरफॉल से मिलता है। तो इसके अंतर्गत हमें जो भी आपके फ्लो होने वाले जो फ्रेश वाटर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका झरना हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे 2-4 एग्जांपल। तो एग्जांपल्स आपको याद आएगा, रिवर, लेक, पॉन्ड ना, ETC। तो ये सब आपके फ्रेश वाटर के एग्जांपल हो गए, ठीक। चलिए सेकंड आता है, सेकंड हमारा क्या है, मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं मैरीन का मतलब है समुद्री से। जो समुद्र का ये एक विशाल टाइप का इकोसिस्टम होता है जो पृथ्वी के 3/4 भाग पे फैला हुआ है। हम जैसा कि जानते हैं ये कितना है, अर्थ के 3/4 पार्ट पे जो फैला हुआ है वो हमारा समुद्र है, ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि इसमें रहने वाले सैकड़ों जीव और वनस्पतियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि आपके इन्वायरमेंट की जो रिएक्शन है वो इसी के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो महासागर होते हैं, ठीक है, और खाड़ियाँ होती है, बे ऑफ बंगाल जैसे। तो एग्जाम्पल में हम लिखें, एग्जाम्पल महासागर, ठीक है। महासागर में जैसे पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ठीक है। और कौन से, खाड़ियाँ, खाड़ी में एग्जाम्पल बताइए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल ना, बंगाल की खाड़ी आपका मैरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इसमें हमें 3 चीज़ें मुख्यतः हमें इफ़ेक्ट करती है। अब वो कौन कौन सी 3 चीज़ें मैरीन में, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, ये होती है हमारी सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी हमें इफेक्ट करती है, सैलिनिटी, इसी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि सैलिनिटी का क्या मतलब है, कि जो हमें समुद्र में जो जल मिलता है ना, जो वाटर होता है समुद्र का, उसमें हमें मुख्यतः क्या पाई जाती है, सैलिनिटी पाई जाती है, जो कि समुद्र की गहराई और पानी के इवोपरेशन के रेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। पानी का कितना % इवोपरेट हो रहा है, समुद्र की गहराई कितनी है, और जो ग्लेशियर से पिघलने वाला जो पानी आता है उस पर नदियों की संख्या और नदियाँ कौन से सेडिमेंट लेके समुद्र में आ रही हैं, तो उस सब पे डिपेंड करता है हमारी सैलिनिटी, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वाटर, समुद्र के वाटर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले समुद्र की गहराई, मीन्स हाइट ऑफ ओशियन, ठीक, और इवोपरेशन रेट, इवोपरेशन रेट ऑफ वाटर, वाटर का इवोपरेशन रेट कितना है ऑफ वाटर। और कौन सा करता है, ग्लेशियर वाटर, ग्लेशियर से जो पिघल के हमें पानी आता है समुद्र में, ग्लेशियर वाटर, ठीक है। और रिवर वाटर, रिवर्स वाटर, नदियों का पानी, ये सब हमारे सैलिनिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक तो सैलिनिटी हो गया, दूसरा वेव्स ना, इसी को हिंदी में बोलते हैं तरंग। अब जैसा कि हम जानते हैं जो वेव्स होते हैं समुद्र में, बड़े बड़े वेव्स आती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो आपके जो आसपास के पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उसको उलट पलट देती हैं,
तो जिससे होता क्या है, इन पत्थरों से या चट्टानों के उलटने पुलटने से क्या होता है कि कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं और इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो अब इससे इससे एक फ़ायदा भी है। एक तो नुकसान ये हो गया कि आपके जितने भी जीव जंतु जो चट्टान की चपेट में आ जाते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है कि इससे ये फ़ायदा होता है जो भी ऑक्सीजन होता है वो वाटर में मिल जाता है ना, तो वो जीवों के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। तो पहला तो इसमें नुकसान लिख देते हैं कि रॉक्स के उथल पुथल होने से, रॉक्स के उथल पुथल होने से जीवों की मृत्यु, जीवों की मृत्यु हो जाती है। ये तो इसका रहा डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, जो जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए तो वेव्स हो गई। थर्ड कौन सा है? थर्ड होता है हमारे टाइड्स ना, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार। ठीक, अब टाइड्स का क्या काम है? जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र में जब भी हमारे टाइड्स आती हैं तो इसके द्वारा क्या होती है, ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं ना, ऊंची ऊंची लहरें बन जाती हैं। तो इसके जो आने का मेन रीज़न है वो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो चंद्रमा और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मतलब कि मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी टाइड्स समुद्र में आती हैं। द मेन रीज़न behind it, the gravitational force between the moon and sun, ठीक है, इसकी वजह से। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये तो हो गए हमारे टाइड्स। ठीक, अब आते हैं अपने थर्ड वन इकोसिस्टम के टाइप्स पे, जो कि हमारा क्या था? स्काइरल इकोसिस्टम। स्काइरल इकोसिस्टम ना, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हमें बोला जाता है आकाशी परितंत्र। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये है क्या। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी अभी हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल और अब के एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, तो इसके अतिरिक्त भी हमारे आकाश में कई प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसा कि उसमें से एक एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर भी एक तरीके का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, अब हम अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम होता है, जो कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के आसपास फैला होता है। ठीक है, जहाँ पे, लेकिन हम एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारे अंतरिक्ष होता है, यूनिवर्स होता है, वहाँ पे हमें वायु नहीं मिलती। ठीक है ना, वहाँ पे वायु नहीं है। तो इसमें होता है ये कि जो हमें पृथ्वी के अलावा कई ग्रह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अर्थ तो है ही है, जैसे कि हम जानते हैं 9 ग्रह थे ना, तो वो भी इसमें 9 प्लैनेट भी इसमें स्काइरल इकोसिस्टम में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिसका कि हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे स्काइरल इकोसिस्टम होता है, मतलब कि जितने भी प्रकार के आसमान में, अंतरिक्ष में इकोसिस्टम होते हैं वो सब स्काइरल इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? पहला तो आएगा आपका मून, सन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे स्काइरल इकोसिस्टम के। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट कर लिया। चलिए अब इसमें हम लोग सेकंड देखते हैं कि अपने कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, ये अपनी सेकंड हेडिंग है, एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट।
चलिए, अब जैसा कि जानते हैं हम लोग, अगर अपने एलिमेंट्स की बात हो रही है तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। तो अब इसके अध्ययन के लिए हमको क्या करना होगा कि इसको हम लोग निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको विभाजित करते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा, हमारा अर्थ, जिसको हम लोग ने पृथ्वी बोला। सेकंड, जल, वाटर। थर्ड वन इज हवा या वायु बोल लीजिए, एयर। फोर्थ वन इज ऊर्जा, एनर्जी। एंड फिफ्थ वन इज स्थान, इसी को हम लोग ने स्पेस बोला, ठीक है। चलिए, तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, ठीक है। चलो वन बाय वन करके इसको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से हमारे क्या चीज़ है। सबसे पहला आता है हमारी अर्थ। अब अर्थ पे आता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य ही पृथ्वी का ही एक तरीके का उत्पाद है, ठीक है। अब पृथ्वी ने ही इसे अपनी माँ की तरह इसे पाला पोसा है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी को अपनी माँ की तरह ही मानते हैं। अब जो भी मनुष्य, हम लोग जो भी सारी क्रियाएं करते हैं वो सब हम लोग पृथ्वी पर ही संपन्न करते हैं। मतलब कि मनुष्य अपनी सारी क्रियाएं, पृथ्वी पर ही संपन्न करता है, पृथ्वी पर ही संपन्न करता है, ठीक है ना। अब ये जानते हैं, अब पृथ्वी पे ही हमें जीवन मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमें किसी प्लैनेट पे जीवन आज तक नहीं मिला है। विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, तेल हो गए, कोयला हो गया, ठीक है ना, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये सब हमें अर्थ पे ही मिलता है। कौन कौन से मिनरल्स, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैसेस all are present in earth surface। ये सब हमको अर्थ सरफेस पे ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार पृथ्वी हमारे लिए और भी उपयोगी हो गई है, ठीक है ना। अब जैसा कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, उसका एक एलिमेंट हमारी अर्थ है, क्योंकि जल और वायु इसी पे ही स्थित है। हम जानते हैं कि जो हमें वाटर मिलता है और जो हमारा एयर है वो हमें अर्थ पे ही मिलता है। और विभिन्न प्रकार के आपके जो एनिमल हो गए, ठीक है ना, आपके पेड़ पौधे हो गए, वो सब भी हमें पृथ्वी पे ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वी जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके एनवायरनमेंट का, ठीक। चलिए सेकंड आता है। सेकंड क्या है, अपनी हवा। इसी को हम लोग ने एयर बोला। अब जानते हैं कि हम लोग एयर के बिना तो भाई हम लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अर्थ के चारों ओर जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें एक परत है, ठीक है ना। अब उस परत में क्या है, ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बताया आपको कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसके बिना हम जी भी नहीं सकते। परंतु हो क्या रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है, जिससे हम लोगों को सांस लेना भी दूभर हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, हमारी पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है,
पेड़ों की कटाई होगी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो ऑक्सीजन होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, जिससे हम लोगों को सांस लेने में भी दुविधा आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें एटमॉस्फेयर में, वायु में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हमें निरंतर बनाए रखना होता है, ठीक। चलिए थर्ड आते हैं, जल, वाटर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जल भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, ठीक है ना। तो हमारा अगर दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जाने, तो वो हमारा क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इज वाटर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हमारा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के लगभग 3/4 भाग पे ओशियन का वाटर है, मतलब ठीक है ना, समुद्र का पानी है। 3/4 हिस्से पे हमारा क्या है, समुद्र का पानी है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही खारा होता है, ठीक है। तो अब जो पृथ्वी पे जो भी हमारे प्रेजेंट वाटर है वो कौन सा है, वो हमारे ही काम आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट जो वाटर है पृथ्वी का वो हमारे काम आता है, परंतु उसमें क्या हो रहा है, वो पॉल्यूट हो रखा है, तो पॉल्यूशन की वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो ये पृथ्वी पे लगातार वाटर की कमी होती जा रही है उसको हमें सुधारना होगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें वाटर को बचाना होगा, सेव वाटर करना होगा। कई तरीके के ऐसे कैंपेन चले हैं जिसमें पानी को हम लोग बचा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, हम ही लोगों को जागरूक होकर वाटर को सेव करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये सेकंड हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वाटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, जो है हमारा ऊर्जा, इसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ना तो उत्पन्न होती है ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। ये क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग लिखें कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही समाप्त होती है, बल्कि क्या होती है, एक रूप से, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एनर्जी, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल हमारा जो भी ये युग है इसमें ऊर्जा पैदा करने से बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता है। अब इसके जो कारक हैं वो विभिन्न टाइप के होते हैं। चलिए कारक पे आते हैं। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि जो ईंधन के रूप में हमें कोल और लकड़ी, वुड, ठीक है, और मिनरल्स ऑयल को हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है, ठीक है ना, इनका यूज़ करने से। सेकंड है हमारा कि हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, वाटर एनर्जी को और थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। उससे भी हमें क्या हो रहा है, एनर्जी तो मिल रही है परंतु हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा लिखें, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी हम लोग करना है, वाटर एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे भी हमारा क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है।
चलिए तीसरा कारक देखते हैं। थर्ड फैक्टर कौन सा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग करना चाहिए, मतलब कि सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ने ऊर्जा को पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्या था, फिफ्थ वाला, स्पेस। फिफ्थ एलिमेंट्स है स्पेस, इसी को हिंदी में बोलते हैं स्थान। ठीक है, चलिए स्पेस देखते हैं क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रंक से लेकर राजा तक, या फिर ऐसा बोले कि चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, लेकिन हो क्या रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। तो इससे हो ये रहा है कि आपका जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो उससे हमें रहने के स्थान में कमी आ रही है। ठीक है ना, तो रहने के स्थान में कमी आ रही है। तो हो ये रहा है कि एक मंजिला से लेकर बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। अब इसके कारण स्पेस समाप्त होता जा रहा है। ऊपर से एक विशालकाय जो आपकी पॉपुलेशन है उसके द्वारा कूड़ा करकट भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे भी अपना जो स्पेस है, रहने का स्पेस है, वो कम होता चला जा रहा है। तो अब हमें इसको बचाने के लिए क्या करना होगा, जो भी है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन है और फिर वनों के कटान, मतलब कि वनों को काटना, ये सब इसको रोकना होगा। ठीक है ना, और जनसंख्या वृद्धि को भी रोकना होगा, अन्यथा ऐसा समय आएगा कि हमें पैर रखने भर की भी स्पेस नहीं मिलेगी। तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम करनी होगी, और जो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ाते चले जाए उसको भी रोकना होगा, और जंगलों को काटना बंद करना होगा, जिससे हमें स्पेस संपूर्ण तरीके से हमें मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों के 5 एलिमेंट्स इन्वायरमेंट के ख़त्म होते हैं गाइस। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।